रेडी? बी रेडी? स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदया, आज जो सरकारी बंगले विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनरल पूल से किराए पर लिए हैं, उनकी स्थिति भी 1990 के आंकड़े जो मेरे पास हैं वह इस प्रकार हैं। लगभग 11 बंगले कांग्रेस दल के पास हैं। इन सरकारी बंगलों का जो किराया विभिन्न राजनीतिक दलों से देय था वह 8 लाख रुपए बनता था और इस 8 लाख की राशि में से केवल कांग्रेस के जिम्मे उस समय लगभग 6 लाख रुपए बनते थे। सबसे कम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे बनता था केवल 185 रुपए। आज मैं समझता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे एक भी ऐसा देय नहीं होगा। इसका श्रेय हमारी पार्टी के नेताओं को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, इसलिए नियमों का पूरा तरीके से पालन किया जाता है। 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 450 ऐसे मामले हैं जो सबलेटिंग के सरकार के ध्यान में आए थे। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मामलों में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है। जैसे मैं कह रहा था कि इस समय 800 बंगले और फ्लैट सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए जब निर्धारित हैं तो यह समस्या क्यों? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा था कि 46 पूर्व सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से आज भी बंगलों पर कब्जा कर रखा है। इस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं। वह आज भी अवैध रूप से बैठे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने किसी ना किसी बहाने से उनका वहाँ रहना वैध कर दिया है। इसलिए यह सूची जो है केवल मात्र 16 नामों की है। हैरानी होती है कि इस सूची में ऐसे लोग हैं जो 2 वर्ष पहले भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी बंगले में रह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनकी आत्मा उस बंगले में रह रही है या कौन लोग आज भी इन बंगलों में रह रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं की है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने यह कहा है कि जब वे लोग इस संसार में नहीं हैं और जब ये बंगले सांसदों के लिए निर्धारित हैं तो जो फ्लैट सांसदों के लिए हैं उनमें सांसद ही रहने चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हम स्वाधीन हैं
लेकिन हमें यह स्वतंत्रता क्यों मिली? इसलिए कि कई पीढ़ियों तक भारतवासियों ने यह तय किया कि स्वतंत्रता दुनिया की हर चीज से ऊपर है। उन दिनों स्वतंत्रता शिक्षा, बेहतर रहन सहन और पारिवारिक जीवन, यहाँ तक कि अपने जीवन से भी ऊपर मानी जाती थी। हमारे उन पूर्वजों के ऐसे विचारों के कारण ही हम आज स्वतंत्र हैं। यही हमारी समस्या है। क्या हम आने वाले कल के लिए कुछ करना चाहते हैं? ऐसा करना हमारे लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन फिर यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप उन लोगों से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था यह पूछें कि उनके जीवन के सबसे सुखद क्षण कौन से थे, वे जो उन्होंने आराम में या किस सुरम्य पहाड़ी स्थान पर बिताए, या वे दिन थे जबकि वे कष्ट झेल रहे थे, या एकांत कारावास की यातना भोग रहे थे। उसी समय को वे सबसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि तब वे अपना सब कुछ ऐसी चीज के लिए न्यौछावर कर रहे थे जिसमें उनकी आस्था थी। वही सच्चा सुख है। एक पर्वतारोही को ही लीजिए, सिर पर चढ़ जाने के लिए वह क्या कुछ नहीं सहता। उसे हर कदम पर तकलीफ है, परेशानी है, सांस लेना मुश्किल है, बर्फ से किसी अंग के मारे जाने का खतरा है, निमोनिया का डर है। फिर भी वह अपने सुख के लिए यह सब कष्ट झेलता है। ना तो इसके लिए उसे वेतन मिलता है और ना ही उसे ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है। उसे इससे आनंद मिलता है क्योंकि इसे करने में उसका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति को पर्वतारोहण से ही सुख मिले ऐसा नहीं है। फिर भी चाहे हम छोटे कार्य ही क्यों ना कर रहे हों, हमें उसे सच्चे दिल से करना चाहिए और हमारी बराबर यह कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों और सर्वहित के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। मेरे पिता कहा करते थे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में भारतवर्ष के ऊंचा उठने का कारण यह था कि उस समय बहुत से लोग अपने से कहीं ऊंचे हित को प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे, और क्योंकि वे इस बड़े कार्य में लगे हुए थे, आम साधारण लोग एकदम महान हो गए। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई कठिनाई हमारे सामने आई तो स्त्रियां हमेशा सबसे आगे रहीं, अपनी परीक्षा में खरी उतरी। उन्होंने देश या समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। आज भी मैं सोचती हूँ कि
देश को स्त्रियों से इस पहल की अपेक्षा है।